आइए आज आपको लेके चलता हूँ मैं देश दुनिया की सैर करवाता हूँ। भारत हमारा देश जहाँ पर कि वास्तुशास्त्र का जन्म हुआ। यही सोचते हैं, यही समझते हैं, पर क्या वास्तु सिर्फ भारत पे एप्लीकेबल है? अगर भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया भर एप्लीकेबल है, तो क्यों और कैसे? यूएस में कैसा है वास्तुशास्त्र? जर्मनी में कैसा है? इटली में कैसा है? यूके में कैसा है? पूरे के पूरे यूके में ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, और एशिया महाद्वीप में कैसा है, ये सब का सब अगर जानना चाहते हैं कि क्या कोई अंतर होता है। एक आदमी कहता है कि बिल्कुल अलग होता है भारत से, और एक आदमी कहता है कि नहीं बिल्कुल सेम होता है पूरे विश्व का। अब ऐसे में आपको नहीं पता चलता, अगर आप रहते हैं यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कि आपको कोई डाउट हो रहा है वास्तु का, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है मैंने। इस पर चलिए आखिर तक, मैं आपको बताऊंगा अन्य देशों में वास्तु की एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार होती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें आपको मैं देश दुनिया की सैर करवाऊंगा। दिखाऊंगा आपको कि वास्तु होता क्या है और किस तरह से ट्रैवल करता है पूरी दुनिया में। जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो पर चलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान ही लिया होगा कि आज डॉक्टर आनंद भारद्वाज लाए हैं आपके लिए कोई नया टॉपिक वास्तुशास्त्र का, जिसको कि और वास्तु कंसल्टेंट्स आसानी से टच नहीं करते। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा वास्तु किस प्रकार एप्लीकेबल होता है यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और देश के हमारी पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तुशास्त्र का जो हम कहते हैं कि जन्म भारत में हुआ, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात, हमारे देश का वास्तु। पर ये वास्तु बनाया किसने, किसने इसका जन्म किया? साथियों, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, जो हमारे पुराने जो ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे पुराने समय में, उन्होंने वास्तुशास्त्र को पैदा किया, इसका बनाया, इसकी रचना की। और ये रचना इसलिए की कि एक शास्त्र लिखना चाहते थे, एक सिस्टम बनाना चाहते थे ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए, कि जिस सिस्टम से अगर आदमी रहेगा तो उसको दुख नहीं आएंगे, हेल्थ ठीक रहेगी और वो हमेशा खुशियों में रहेगा, अच्छा फील करेगा साथियों। लेकिन यहाँ पर हम एक बात भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि साधु संत महात्मा ऋषि मुनि केवल भारत में ही हुए और उन्होंने वास्तुशास्त्र बनाया। साथियों, हर जगह पर साधु संत महात्मा, पीर फकीर और जाने ज्ञानी जितने भी हैं, पूरे के पूरे ध्यानी लोग, ये तो पूरे संसार में हुए ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हुए, हर जगह पर हुए। और लेकिन उन्होंने जो वास्तुशास्त्र, उन्होंने भी एक विज्ञान बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया अपने देश की अपनी भाषा में अलग अलग। उन्होंने भी एक ऐसा विज्ञान बनाया जो कि मानव जाति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाए, उसके जीवन को अच्छा बना दे। उदाहरण के लिए यूएस में इसी को, ये जो हमारा वास्तुशास्त्र है, इसको बायोलॉजी कहा जाता है। और यूके में इसको बोलते हैं जियोमेंसी। चाइना में आपने सुना होगा फेंगशुई, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, कहीं शमन कल्चर बोलते हैं। इंडिया में इसको वास्तु बोलते हैं। अनेकों धर्मों में अलग अलग स्थान पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये सब का सब जो है वहाँ के विद्वानों ने बनाया अपने अपने देश के लोगों के लिए। लेकिन जो वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, ये प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ रहने का नाम ही वास्तु है। इसका मतलब जहाँ प्रकृति के जो नियम है, जहाँ पर प्रकृति, हमारा नेचर बदल जाएगी, जहाँ पर समय बदल जाएगा, जहाँ पर कि वहाँ का टेम्परेचर बदलेगा, मौसम बदलेगा, लोकल वेदर बदलेगा, वहाँ का क्लाइमेट बदलेगा, उसके साथ साथ साथियों वास्तु के सिद्धांतों में भी हमें परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए हमारे लिए कि हाँ, वहाँ की परिस्थिति में हम इस तरह से करेंगे। जैसे आपने सुना है बहुत बार कि जो सूर्य चलता है इंडिया में, जैसे आपने देखा है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, वहाँ पर जो सूर्य के चलने की दिशा होती है, वो सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छुपता है और दक्षिण दिशा की तरफ से होकर के राउंड लेता है। इसी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस नक्शे पर, जहाँ पर मुझे आपको बताना चाहता हूँ मैं कि किस प्रकार से वास्तु काम करता है पूरे संसार में। ये हमारे पास नक्शा है पूरे विश्व का। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक इक्वेटर है,
एक भूमध्य रेखा यहाँ पर है, काल्पनिक रेखा होती है, इसके जो ऊपर होता है ये पूरा का पूरा जितना भी है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसके बाद जो है नीचे का जो हिस्सा बनता है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ साथियों, ये एक बहुत कॉमन लेमन की भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साइंस की या बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको लेकर नहीं जाऊँगा, जहाँ पर जाके आप फंस जाएंगे, निर्णय कर नहीं पाएंगे भारद्वाज ने क्या बताया क्या समझाया, सब कुछ निकल गया सिर के ऊपर से, वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। मैं आपको बहुत आसान बताऊँगा जो ज़रूरी है। गहराइयाँ तो बहुत हैं। जब मेरा डिस्कशन कहीं पर होता है, मेरे कहीं प्रोग्राम होते हैं, साइंटिस्ट मेरे सामने बैठे होते हैं पढ़े लिखे, वहाँ तो उनको बहुत गहराई में ले जाता हूँ मैं, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी सब में ले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये जो भूमध्य रेखा बनी हुई है, आपने देखा काल्पनिक रेखा है जो कि आपको ग्लोब पर मिल जाएगी, इसके ऊपर जितने भी देश हैं वहाँ पर जो वास्तुशास्त्र का सिद्धांत चलेगा लगभग एक जैसा चलेगा, क्योंकि जो नॉर्थ पोल होगा यहाँ पर, वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और जो ट्रू नॉर्थ होगा वो थोड़ा सा यहाँ से हटा होगा, थोड़ा सा इसमें जो है डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं आता। अब देखिए, सही बात आपको बताता हूँ कि जो वास्तु हमारा जो है इंडिया में, देखिए ये हमारा भारत है, हमारा देश है, जो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, इस लाइन पर सभी देशों में बिल्कुल सेम टेम्परेचर और उसकी जो है अपने उत्तरी गोलार्ध से उतनी दूर होने की संभावना लगभग एक जैसी है, लगभग एक जैसी रहेगी इस पूरे के पूरे जोन में। ठीक है, इसका मतलब जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत यहाँ होते हैं लगभग उसी शेप में, लगभग इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत समय के जगह के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे मैं आपसे बताता रहता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, जहाँ स्नोफॉल होता है, वहाँ पे साउथ फेसिंग मकान कुछ नहीं कहते। अगर साउथ फेसिंग नहीं बनाएंगे, साउथ को बंद कर देंगे, जहाँ से धूप मिल रही है आपको, तो साथियों वहाँ पर तो अकड़ जाएंगे सर्दियों में आप लोग। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर आएंगी। इसके साथ साथ इसके बाद जो है इसका दक्षिणी हिस्सा भी है, इसका सदर्न पार्ट भी है, ये इसका जो है ये साउथ आ जाता है। साउथ का मतलब जो है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध बन जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में वास्तु के सिद्धांत उससे अलग हो जाते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि जितना डिफरेंस, अब जैसे आपने देखा ऊपर की बात, तो ये जो हिस्सा आएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसमें दक्षिणी गोलार्ध के उनमें आएगा। वैसे तो क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, कि जो जहाँ पर जो है अंटार्कटिका आपने पढ़ा है, आर्कटिक आपने पढ़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर 0 से बहुत ज़्यादा कम चला जाता है, हर समय पूरा साल गर्म, वहाँ पे जो है मौसम ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा, दोनों ध्रुवों के ऊपर, दोनों ध्रुव के ऊपर। अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल हमारे इंडिया में होगा, अब ये जो देख रहे हैं आप कि ऑस्ट्रेलिया में जो वास्तु के सिद्धांत होंगे वो उससे, जो उत्तरी गोलार्ध है उसके सिद्धांत से अलग होंगे। तो ध्यान कर लेना है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत जो कि सूरज के मूवमेंट के साथ चलते हैं, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से जो सिद्धांत चलते हैं, वो सिद्धांत यहाँ पर जाकर के बहुत कुछ बदल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है, जो हमारे पास कॉल आती हैं, बहुत बार लोग पूछते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि वो इसी पार्ट की बात करते रहते हैं। ये जो अमेरिका हो गया है, यूके हो गया है, ठीक है, यूएस हो गया, इन सब के अंदर जो है जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हैं वो लगभग एक जैसे वैसे ही रहेंगे जैसे लगभग इंडिया के होते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव हमारे सबके लिए एक जैसा रहेगा। और सूरज के जो चलने का रास्ता है, ये जो सेंटर में देख रहे हैं, भूमध्य रेखा देख रहे हैं, तो इन सबके दक्षिण से होकर के सूरज निकलेगा। और जो दक्षिण गोलार्ध में जितने भी कंट्रीज हैं, उनका जो सूरज, उनके जो है उनका जो सूरज तो वही है, सूरज तो अलग नहीं है, हमारा उनका सेम है, वो जो है उनके उत्तर में होकर निकलेगा, इस कंट्री के, इन देशों के उत्तर दिशा में होकर निकलेगा सूरज, और हमारे लिए दक्षिण में होकर निकलेगा। ये एक मूलभूत अंतर होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के सिद्धांत, जैसे आपने पढ़ा है कि पूजा स्थान कहाँ पर होना चाहिए, हमारे टॉयलेट कहाँ पर होने चाहिए, और जितने सिद्धांत हैं वो सबके सब सेम रहते हैं। तो यूएस में, यूके में और इनमें सिद्धांत जो है लगभग सेम रहते हैं। लेकिन अमेरिका का एक पार्ट और भी है जिसमें अंटार्कटिका आता है, जिसके अंदर आता है हमारा ये एक ऐसा पार्ट, जैसे अर्जेंटीना आता है, चिली आती है, और जितने भी कंट्रीज आते हैं हमारे, ये जो है ये दक्षिणी पार्ट में आता है, सदर्न पार्ट में आता है। तो यहाँ पर सिद्धांत वही एप्लीकेबल होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। साथियों, देसी भाषा में और बिल्कुल लेमन की भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा आपके माइंड से निकल जाए, क्योंकि बहुत बार सवाल ये आता है कि सर हम जो भारत में बात करते हैं वास्तुशास्त्र, क्या कि यही बिल्कुल सेम बात पूरे वर्ल्ड में ऐसी होती है? और यहाँ तक कि एक ने हमसे इतना बड़ा सवाल कर दिया, साथियों सुन के आप हिल जाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था उसका।
उसने कहा कि सर हम जब यहाँ से पृथ्वी को छोड़कर आगे हमारा संसार बसने वाला है, चंद्रमा पे बसेगा, मंगल पे जाके बसेंगे हम और ग्रहों पे जाके बसेंगे, क्या वहाँ पर भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांत सेम रहेंगे? क्योंकि हमने ये सुना है, उनको किसी ने कह दिया कि यूनिवर्सल है ये, पूरे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा वास्तु चलेगा, एक जैसा नहीं चलेगा। वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, उस ग्रह के मूवमेंट के हिसाब से और सूर्य की लुक के हिसाब से कि सूर्य के सापेक्ष में कहाँ पर वो देश आता है, कहाँ पर गर्मी पड़ती, कहाँ सर्दी पड़ती, कहाँ छाया पड़ती है, इन सब सिद्धांतों को लेकर के, क्योंकि वास्तु के जो नियम है वो उस जगह के हिसाब से बदलते चले जाएंगे और वो विज्ञान की कसौटी पर अगर हम वो खरे नहीं उतरते तो फिर इसको हम विज्ञान कह ही नहीं सकते। विज्ञान तभी कहेंगे हम जब इसके पीछे होगा कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक, और तभी बनेगा ये ऑथेंटिक। साथियों, छोटे से वीडियो में आपको मैं जानकारी दे पाया कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत किस जगह पर कैसे रहते हैं, कितने बदलते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है या नहीं आता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया जो होना चाहिए हर किसी को, वो मैं आपको दे पाया। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूं आपसे, नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।